हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 236 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटी से, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो को आप देखें इससे पहले बता दें कि 236 वीडियो अपलोड हो चुका है जो इसी प्रकार का है। तो कृपया जाकर प्लेलिस्ट में आप पुराने वीडियो को भी देखें, वो अभी एग्ज़ाम के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। थोड़ा जो उसमें व्याख्या है, किसी में हो सकता है व्याख्या ना मिले, बस प्रैक्टिस सेट की तरह होगा, तब भी आपके क्षमता को आपको समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो वहाँ भी जाकर आप प्लेलिस्ट में विजिट करें, थोड़ा देखें और समझें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा मैकाइबर। कौन कहा है? मैकाइबर। एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए दोबारा आपको रिपीट हो रहा है। और ये आप देख रहे हैं यूपी जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया 2012 में क्वेश्चन है। तो किसने कहा है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? यह बात कहीं आई है? मैकाइबर महोदय ने। आगे देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन है आपका, रक्त संबंध से समाज बनता है और कालांतर में समाज से राज्य, यह कथन किसका है? आप देखिए यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? मैकाइबर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, आपका 58 नंबर क्वेश्चन है, उसी टाइप का है। रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। तो किसने कहा है? तो मैकाइबर ने कहा है। इस प्रकार आपको 3 क्वेश्चन एक ही प्रकार से मिले, और हर जीआईसी में कोई पूछा है तो कोई पीजीटी में, कोई टीजीटी में। आगे चलते हैं, आपका 159 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मात्रिक सिद्धांत के अनुसार परिवार प्रमुख था। मात्रिक सिद्धांत के अनुसार परिवार प्रमुख था। सबसे बड़ा पुरुष सदस्य, सबसे बड़ी महिला सदस्य, राजा द्वारा नियुक्त किया गया, प्रमुख पुरोहित द्वारा नियुक्त किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा 159 का? बी हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ी महिला सदस्य। जिस प्रकार से पिता या भाई होता है मातृत्व वाले में, बड़ा जो है वही होता है, उसी तरह महिला वाले में मातृत्व सिद्धांत के अनुसार परिवार का जो प्रमुख होता है, सबसे बड़ी जो महिला होती है परिवार की, वही प्रमुख होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए। मातृ सत्यात्मक परिवार में वरिष्ठ महिला मुखिया की भूमिका निभाती है। मैकलेन, मार्गन तथा जेक्स जैसे कुछ समाजशास्त्री मानते हैं कि मातृ प्रधान परिवार में माता ही परिवार की संपत्ति अथवा अन्य वस्तुओं के लेन देन आदि में अंतिम शक्ति होती है या है। आगे देखते हैं 160 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है आपका, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माना जा रहा है। तो ये किसका है? किसका है? तो ऑप्शन ए है, कल्याणकारी राज्य के बारे में कहा गया है, अनिवार्य सेवा राज्य के बारे में कहा गया है, लोकतांत्रिक राज्य के बारे में, आदर्शवादी राज्य के बारे में। तो आंसर आपका जाएगा ए के साथ, लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में कहा गया है ऐसी बातें। व्याख्या देख लेते हैं आपका, परंपरागत विचारधारा राज्यों के कार्यों को 2 वर्गों अनिवार्य तथा ऐच्छिक में विभाजित करने की रही है। जब परंपरागत जो विचारधारा है राज्यों के कार्यों को 2 भागों में बांटती रही है, जिसमें अनिवार्य और ऐच्छिक, और यह माना जाता रहा है कि अनिवार्य कार्य तो राजा के अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किए जाने जरूरी है, किंतु ऐच्छिक कार्य राज्य की जनता के हित में हुए भी राज्य के द्वारा उनका किया जाना तत्कालीन समाज की विशेष परिस्थितियों और शासन के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।
लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य की धारा के विकास के परिणाम स्वरूप अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों की वह सीमा रेखा समाप्त हो गई है और अब यह माना जाने लगा है कि परंपरागत रूप से ऐच्छिक कहे जाने वाले कार्य भी राज्य के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने अनिवार्य समझे जाने वाले कार्य। आगे देखते हैं 161 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित करते हैं, जो आधुनिक राज्य है वर्तमान समय का जो देश है उनको ऐसे वर्णित करते हैं। ऑप्शन ए पुलिस राज्य के रूप में, कल्याणकारी राज्य के रूप में, एक अहस्तक्षेप राज्य के रूप में, एक तंत्रीय राज्य के रूप में। देखिए DSSB PGT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, एक कल्याणकारी राज्य के रूप में। आधुनिक राज्य को वर्णित करते हैं एक कल्याणकारी राज्य के रूप में इस समय वर्णित किया जा रहा है। व्याख्या देखिए, आधुनिक राज्य कल्याणकारी राज्य की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर जो स्टेट है शासन की वह संकल्पना है जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक एवं सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अर्थात सभी पक्षों की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है। ऑप्शन ए है भूमि, ऑप्शन बी है प्रजातंत्र, ऑप्शन सी है जनसंख्या, ऑप्शन डी है संप्रभुता। तो इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रजातंत्र। प्रजातंत्र जो है राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है, इसको आप याद कर कर चलिएगा। प्रजातंत्र आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, गार्नर तथा आधुनिक राजनीतिक विचारकों के अनुसार राज्य में वर्तमान राज्य में 4 आवश्यक अंग है। जो वर्तमान राज्य है उसके 4 जो आवश्यक अंग है उसमें पहला है जनसंख्या, दूसरा नंबर निश्चित भूभाग, तीसरा है सरकार और चौथा है संप्रभुता माने जाते हैं। तो 4 जो आवश्यक तत्व हैं उनमें क्या है? जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ये राज्य के आवश्यक तत्व हैं, आवश्यक अंग हैं, ऐसा माना जाता है। प्रजातंत्र शासन का एक प्रकार है। जो प्रजातंत्र है वो शासन का एक प्रकार है जिसमें आप जैसे प्रजातंत्र, राजतंत्र, अधिनायक तंत्र आदि होता है, उसी तरह आपका प्रजातंत्र है। राज्य की परिभाषाओं में वर्तमान में गार्नर की जो परिभाषा है सबसे अच्छी मानी जाती है। आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? तो कौन आवश्यक अंग नहीं है? ऊपर हमने पढ़ा है, तो कानून राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या ऊपर हमने देख चुका है। आगे देखिए 64 नंबर, निम्न में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? तो कौन राज्य का तत्व नहीं है इसमें से? आप देखिए, जनसंख्या दिया है, धर्म दिया है, भूभाग दिया है, संप्रभुता दिया है। तो आंसर आपका धर्म के साथ जाएगा। धर्म जो है राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। और ये आप देखिए असिस्टेंट उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए 165 नंबर क्वेश्चन, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। तो राज्य के आवश्यक तत्वों का मिलान करना है। कौन है? तो आपको जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है और इसके बाद कौन है? ये देखिए निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, बाकी के सब गलत हैं, तो इनको आप रट लीजिए। 166 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? देखिए ये भी GIC में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए है जनसंख्या, बी है निश्चित भूभाग, सी है सरकार, डी है संप्रभुता। तो 66 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा दोस्तों। संप्रभुता जो है राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। अगर चारों तत्वों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? संप्रभुता। ये याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए, प्रभुसत्ता जिसे या संप्रभुता भी कहते हैं, प्रभुसत्ता कहें या संप्रभुता कहें, बात एक ही है। प्रभुसत्ता या संप्रभुता राज्य का अनिवार्य लक्षण है। JW गार्नर की इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स साइंस, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स साइंस जिसके कहा जाता है राजनीतिक विज्ञान की रूपरेखा, उनके पुस्तक का नाम है कि गार्नर की जो पुस्तक है उसका पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स साइंस के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से
केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है, अन्य किसी की इच्छा से नहीं। कोई अन्य शक्ति उसकी अपनी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती है, ऐसा गार्नर महोदय का कथन है। ये परिभाषा सबसे अधिक मान्य भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग षष्ठ गुण का भाग्य नहीं है? 6 गुण जो होते हैं उनका भाग्य नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है संधि, विग्रह, यान, आसन, देवी भाव, संधि, षड्यंत्र, पंचशील। तो आपको दिख गया होगा जो षड्यंत्र और पंचशील है वो क्या है? षष्ठ गुण का भाग नहीं है, बाकी के जो हैं वो भाग हैं। पंचशील आपको मालूम है, इसका तो भाग है ही नहीं, तो ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए, थोड़ा लंबा होगा। षष्ठ पंचशील षष्ठ गुण का भाग्य नहीं है। कौटिल्य ने विदेश संबंधों के संचालन के लिए 6 प्रकार की नीतियां जिसे षष्ठ गुण का उल्लेख किया है। 6 प्रकार की जो नीतियां जिनको षष्ठ गुण कहा जाता है वो कहा गया है, जो इस प्रकार है। पहला है संधि, दूसरा है विग्रह, तीसरा है आसन, चौथा है यान, संश्रय, द्विभाव। तो इस प्रकार से 6 हैं, इनको याद करिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में जान लेते हैं। कौटिल्य ने राज्य की रक्षा के लिए 4 साधन साम, दाम, दंड और भेद का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने राज्य के रक्षा के लिए 4 जो है साधन का प्रयोग किया, जिसमें साम, दाम, दंड और भेद है, जो राज्य की रक्षा के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। कौटिल्य ने 3 प्रकार के दूतों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। कौन कौन है? प्रथम में क्या आते हैं? वे दूत जो अपनी बुद्धि विवेक से अपने राजा की ओर से निर्णय करने की शक्ति रखते हैं। एक वो दूत होते हैं जो अपने विवेक और अपने बुद्धि से राजा की तरफ से निर्णय लेने के शक्ति रखते हैं। दूसरा है वे राजदूत जिनकी शक्ति सीमित होती है और किसी भी विशेष काम के लिए भेजे जाते हैं। तृतीय दूत वे राजदूत जो राजा को संदेश दूसरे राजा तक पहुंचाते हैं। तो दूतों का 3 प्रकार बताए हैं। एक पहला दूत जो है वे राजा जो अपनी बुद्धि विवेक से अपने राजा की ओर से, वे राजदूत जो होते हैं अपनी राजा की ओर से अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय करने की शक्ति रखते हैं। दूसरा जो टाइप है दूसरा, वे राजदूत जिनकी शक्ति थोड़ी सीमित होती है और किसी विशेष काम के लिए ही वे भेजे जाते हैं। तीसरे हैं वे राजदूत जो राजा का संदेश दूसरे राजा तक पहुंचाते हैं। आगे चलते हैं। 168 नंबर क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं आते हैं? तो ऑप्शन ए है स्वामी, पुरोहित, पूर्व, कोश। तो कौन नहीं आते हैं ये आपको बताना है। तो 168 का जो आंसर है वो बी के साथ जाएगा, पुरोहित नहीं आते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए। प्राचीन भारतीय विचारक कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में पुरोहित का उल्लेख नहीं है। कौटिल्य राज्य को सामयिक मानते हैं, यहाँ पे 9 नहीं रहना चाहिए। कौटिल्य जो राज्य को सामयिक मानते हैं, राज्य के 7 अंगों को मानने के कारण कौटिल्य का राज्य की प्राकृतिक संबंधी सिद्धांत सप्तांग सिद्धांत कहलाता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं, जिसमें स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र हैं। तो इनको याद करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं सप्तांग सिद्धांत से। आगे 69 नंबर दोबारा क्वेश्चन, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो कौन था? तो आंसर सी हो जाएगा, कौटिल्य था। कौन था? कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया है। 170 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, और ये देखिए 2012 में ही आपका यूपी डीजीसी में भी पूछा है, यूपी जीआईसी में भी पूछा है। क्वेश्चन है मनु की 7 गुण नीति में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित नहीं है? तो क्या सम्मिलित नहीं है? संधि तो है, उसको संधि है, यहाँ पे शांति या संधि दोनों लिख सकता है दोस्तों, कहीं कहीं मिस्टेक था इसलिए हमने संधि भी इसमें जोड़ दिया है। तो संधि था, व्यवहार, संश्रय, विग्रह। तो आंसर जो जाएगा व्यवहार के साथ जाएगा। व्यवहार जो है वो 6 गुणों में नहीं है, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। उपयुक्त प्रश्नों के विकल्प में व्यवहार मनु की 7 नीति में सम्मिलित नहीं है।
मनु की साष्ट गुण नीति निम्न में शामिल है, जिसमें संधि है, विग्रह है, यान है, आसन है, संश्रय है एवं देवी भाव है। तो इन सबको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन, जिसमें व्याख्या सहित था और कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। दोस्तों, आपको पीजीटी टीजीटी दोनों कराए जा रहे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, क्योंकि हम बड़ा इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता है। 30-40 मिनट एक वीडियो में लग जाएगा। उससे बेटर है कि कई वीडियो आप देख ले तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।